हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि कैसे लाइट की वेव थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ कॉम्पटन इफेक्ट के एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स द्वारा हमें अब ये पता है कि लाइट में पार्टिकल नेचर होती है। क्या इसका मतलब ये है कि लाइट में सिर्फ पार्टिकल नेचर होती है? क्योंकि वेव थियरी सबसे पुरानी और एस्टैब्लिश्ड थियरी है और इसको कई सारे एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया गया है, इसलिए इस सवाल का मॉडर्न जवाब ये है कि लाइट में दोनों वेव नेचर और पार्टिकल नेचर होती हैं। मतलब एक फोटोन में वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। मॉडर्न फिजिक्स या क्वांटम फिजिक्स में पार्टिकल और वेव एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंटरी यानी कि पूरक हैं। कुछ परिस्थितियों में लाइट वेव की तरह ज्यादा और पार्टिकल की तरह कम बिहेव करता है और कुछ परिस्थितियों में पार्टिकल की तरह ज्यादा और वेव की तरह कम बिहेव करता है। या ये कह सकते हैं कि लाइट का फोटोन वेव जैसे ट्रैवल करता है और जब टकराता है तो पार्टिकल जैसे बिहेव करता है। ये बात कि लाइट दोनों वेव और पार्टिकल जैसे बिहेव करती है, ये 20वीं सदी के लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग सरप्राइज था। इससे ज्यादा सरप्राइजिंग ये था कि सिर्फ लाइट ही वेव और पार्टिकल जैसे नहीं, बल्कि पार्टिकल्स भी वेव और पार्टिकल जैसे बिहेव करते हैं। फ्रांस के एक फिजिसिस्ट प्रिंस लुई डी ब्रॉय ने 1924 में एक सवाल किया था। तब वे सिर्फ एक ग्रेजुएट स्टूडेंट थे। उनका सवाल ये था कि अगर लाइट वेव और पार्टिकल दोनों जैसे बिहेव कर सकती है, तो ये क्यों नहीं हो सकता कि एक पार्टिकल भी वेव और पार्टिकल दोनों जैसे बिहेव करे? इस सवाल का जवाब डी ब्रॉय की फिजिक्स में पीएचडी थीसिस थी, जिसने उन्हें 1929 में नोबेल प्राइज दिलवाया। डी ब्रॉय के अनुसार मैटर का हर पार्टिकल ट्रैवल करते समय किसी तरह से वेव से कनेक्टेड है जो उसे गाइड करती है। आइंस्टाइन ने बताया था कि हर लाइट वेव का मोमेंटम उसकी वेवलेंथ से जुड़ा है। फिर डी ब्रॉय की माने तो हर बॉडी, चाहे वह एक इलेक्ट्रॉन हो, एक प्रोटॉन हो या एक एटम हो, एक बिल्ली हो, एक फूल हो, आप, मैं, प्लैनेट और स्टार आदि, इन सब का एक वेवलेंथ होगा जो मोमेंटम से जुड़ा है। डिब्रॉय ने बताया कि ये वेव पार्टिकल डुअलिटी नेचर की सिमिट्री के वजह से हो रही है। मतलब वेव अगर पार्टिकल जैसा बिहेव कर रही है तो पार्टिकल भी वेव जैसा बिहेव करेगा। उस समय के लोगों को डिब्रॉय की हाइपोथेसिस बहुत ही अजीब लगी, मगर आइंस्टाइन ने जब डिब्रॉय की हाइपोथेसिस पढ़ी, उन्होंने कहा कि डिब्रॉय हैज लिफ्टेड ए कॉर्नर ऑफ द ग्रेट व्हील, कि डिब्रॉय ने एक बहुत बड़े जुड़े हुए रहस्य पर से पर्दा उठा दिया है। अगर ऐसा है तो हर ऑब्जेक्ट, यहां तक कि लोग, वेव की तरह बिहेव करते और वेव प्रॉपर्टीज दिखाते। क्या हमारे घर में ऐसा होता है? नहीं, हमें तो ये देखने को नहीं मिलता। हम और हमारी आसपास की चीजें वेव की तरह मूव नहीं करती, ही वेव की तरह इंटरफेरेंस या डाइफ्रैक्शन दिखाती हैं। मगर क्यों? हमारी जैसी ज्यादा मास वाली या मैक्रोस्कोपिक बॉडीज वेव प्रॉपर्टीज क्यों नहीं दिखाती? इस सवाल का जवाब पता करते हैं। डी ब्रॉय ने बताया था कि वेवलेंथ जो वेव के बारे में जानकारी देती है, जो h/p के बराबर है, जहां पे p मोमेंटम है, और मोमेंटम पार्टिकल की जानकारी देता है। मगर हम मोमेंटम को पार्टिकल की मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट से भी डिफाइन कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि वेवलेंथ मास इनटू वेलोसिटी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि लार्ज मास या ज्यादा मास और ऑर्डिनरी स्पीड वाली बॉडी की वेवलेंथ छोटी होगी और उसकी इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन जैसी वेव प्रॉपर्टीज ना के बराबर होंगी, जिससे पता चलता है कि अगर वेवलेंथ इज इक्वल टू c/ν तो मोमेंटम होगा h/c। इलेक्ट्रॉन की स्पीड लाइट के स्पीड से काफी पास हो सकती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल्स में डाइफ्रैक्शन दिखाई दे सकता है। अब ये जो मैटर वेव है, इसका वेवलेंथ पार्टिकल के बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है, जिसे हम डी ब्रॉय वेवलेंथ कहते हैं और जो h/p के बराबर है।
अब हम एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं कि मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स वेव प्रॉपर्टीज क्यों नहीं दिखा सकते। मान लीजिए कि आप 2 मीटर पर सेकेंड की गति या वेलोसिटी से चल रहे हैं और आपका वजन 52 केजी है। अब आप अपना वेवलेंथ पता कर सकते हैं। कैसे? मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी से। मास और वेलोसिटी यानी कि m और v को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मोमेंटम मिल जाएगा या p मिल जाएगा, जो कि 104 kg मीटर पर सेकेंड होगा। हमने अब जो पता किया है वो मोमेंटम की वैल्यू और प्लैंक्स कांस्टेंट h की वैल्यू पुट करके हमें वेवलेंथ मिल जाएगा, जिसका यूनिट मीटर में होगा। क्यों मीटर में क्यों होगा? क्योंकि हमें पता है कि जौल का यूनिट केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर भी है, और इसको अगर हम सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे या जौल सेकेंड बनाएंगे तो वो होगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मगर वेवलेंथ के न्यूमरेटर में केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड और डिनोमिनेटर में केजी मीटर पर सेकेंड है, तो सारे यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे और बस मीटर बचेगा वेवलेंथ में। तो आपका वेवलेंथ अब हमें मिलेगा 6.375 इंटू 10⁻⁻36 मीटर्स। अगर इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे तो वो होगा 6.375 इंटू 10⁻⁻26 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब हमें आपका वेवलेंथ मिल गया। मगर हम लाइट या पार्टिकल का वेव नेचर पता कैसे करते हैं? वेव की प्रॉपर्टीज से। फॉर एग्जाम्पल वेव की प्रॉपर्टीज जैसे डाइफ्रैक्शन। मगर डाइफ्रैक्शन क्या है? कोई भी वेव जैसे कि लाइट वेव अगर ऑब्स्टिकल या स्लिट के एज से पास करेगी तो वो लाइट वेव बेंड हो जाती है और स्क्रीन पे डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनाती है। मगर डाइफ्रैक्शन का एक कंडीशन होता है। वो कंडीशन ये है कि उस स्लिट का विड्थ उस वेव की वेवलेंथ के बराबर या कंपैरेबल हो। तो अगर आप एक वेव जैसे बिहेव करते हैं तो आपको भी डाइफ्रैक्शन दिखाना होगा, और ये स्लिट की ओपनिंग आपकी वेवलेंथ के आसपास होनी चाहिए। आपकी वेवलेंथ दो एटम्स के बीच के डिस्टेंस से भी 26 टाइम ज्यादा छोटी है, मतलब वो काफी छोटी है। तो स्लिट का ऐसी ओपनिंग बनाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, और आपका इसके अंदर से पास होना तो और भी इम्पॉसिबल है। कहने का मतलब ये है कि हम और आप वेव जैसे ही बिहेव करते हैं, मगर हमारी वेवलेंथ इतनी ज्यादा छोटी है कि वो नेग्लिजिबल है, और हमारी मास के कारण हमारी वेव प्रॉपर्टी भी नेग्लिजिबल है। मगर इलेक्ट्रॉन जैसे बहुत छोटे पार्टिकल्स का वेवलेंथ उनके मास के कारण इतना बड़ा है या इतना बड़ा हो सकता है कि वेव प्रॉपर्टीज या डाइफ्रैक्शन दिखाई दे सकता है अगर स्लिट की ओपनिंग उसके वेवलेंथ के बराबर हो तो। क्लास 12 के फिजिक्स में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स का चैप्टर है, जिसमें हम ये देखते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में दो ऑपोजिटली चार्ज्ड मेटल्स के बीच एक इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव होता है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा इलेक्ट्रॉन पे किया गया वर्क डन इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में बदल जाता है। मतलब वर्क डन ऑन इलेक्ट्रॉन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। यहां वर्क डन होगा Q इंटू वी। यहाँ पे Q इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड है जो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब है, और V है पोटेंशियल डिफरेंस जिसका यूनिट वोल्ट्स है। और इधर राइट हैंड साइड में है गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू mv² है, और m इलेक्ट्रॉन का मास होगा और v इलेक्ट्रॉन की स्पीड होगी जिसका यूनिट मीटर पर सेकेंड है। अगर फील्ड का पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया हो तो इस रिलेशन को यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन की स्पीड पता कर सकते हैं। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 500 वोल्ट दी गई है तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड कैसे पता करेंगे? वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशन यूज करेंगे। यहाँ पे QV इज इक्वल टू हाफ mv² है, और Q यानी कि चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, मास यानी कि इलेक्ट्रॉन का मास, इनकी सारी वैल्यूज पुट करके हम v² पता कर सकते हैं। कैसे? अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मिल जाएगी। अब हम इलेक्ट्रॉन की चार्ज को Q के जगह E लिखेंगे और काइनेटिक एनर्जी का सिंबल हम K से डिनोट करेंगे। फिर अब हमें ये तो पता है कि वर्क डन या
इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी E इंटू वी के बराबर है। वहां पे हम लोग Q इंटू वी ले रहे थे, यहाँ E इंटू वी लेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है। अब इसको m से मल्टीप्लाई और डिवाइड करिए, क्योंकि मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी है, तो हमें मिलेगा k इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। इससे हमें p मिल जाएगा, p इज इक्वल टू रूट 2m के। k तो ev के बराबर है, इसलिए हमारा p हो जाएगा रूट ऑफ 2m ev। अब हमें ये पता है कि लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई पी है, डी ब्रॉय वेवलेंथ है, और p की वैल्यू पुट करके हमें लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई रूट ऑफ 2m के मिल जाएगा। क्योंकि k इज इक्वल टू के ev है, तो हमें वेवलेंथ इज इक्वल्स टू h बाई रूट 2m ev मिल जाएगा। अब इन सारी वैल्यूज h, m और e की अगर हम पुट कर लेंगे इस इक्वेशन में, तो हमें मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉय वेवलेंथ, जहां पे v है पोटेंशियल डिफरेंस जो ओल्ड्स में होगा। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया होगा, मान लीजिए कि अगर वो 120 वोल्ट्स दिया गया है, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें एक वेवलेंथ मिलेगा 0.112 नैनोमीटर और 1.12 एंगस्ट्रॉम। इस वेवलेंथ के कारण हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल्स डाइफ्रैक्शन दिखा सकते हैं, क्योंकि ये जो वेवलेंथ है ये क्रिस्टल के एटम्स के बीच की स्पेसिंग से मेल खाती है, इसलिए मैटर की वेव्स को क्रिस्टल डाइफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट से दिखाया जा सकता है। अब हमें इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉय वेवलेंथ तो पता है, ऐसे ही हम लोग h और e की वैल्यू पुट करके प्रोटॉन का डी ब्रॉय वेवलेंथ भी पता कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू 0.286 एंगस्ट्रॉम बाई रूट वी होगी, जहां पे वी पोटेंशियल डिफरेंस है और वो ओल्ड्स में है। और ऐसे ही ड्यूट्रॉन की वेवलेंथ पता कर सकते हैं, डी ब्रॉय वेवलेंथ, जो कि 0.202 एंगस्ट्रॉम बाई रूट वी होगी, और अल्फा पार्टिकल की डी ब्रॉय वेवलेंथ 0.101 एंगस्ट्रॉम बाई रूट वी होगी। यहाँ पे हमें ये नोट करना होगा कि डी ब्रॉय वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन से अल्फा पार्टिकल तक घट रही है। क्यों घट रही है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास इन सबसे कम है और अल्फा पार्टिकल का मास बाकी सबसे ज्यादा। न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के बराबर है, मगर न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं है, इसलिए हम न्यूट्रॉन का वेवलेंथ पता करने के लिए उसकी काइनेटिक एनर्जी यूज करते हैं। और गैस मॉलिक्यूल्स में फ्री पार्टिकल की रूट मीन स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होती है 3 kBt/2, जहां पे kb बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। इसको यूज करके वेवलेंथ मिल जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, और गैस मॉलिक्यूल्स की डी ब्रॉय वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल्स टू 0.286 एंगस्ट्रॉम बाई रूट 3m kb इंटू टी होगी। यहाँ पे m मॉलिक्यूल का मास है। अगर आप ये सारे डी ब्रॉय वेवलेंथ्स की वैल्यूज याद कर लेंगे तो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टाइम बच सकता है। अगर याद नहीं हो पाए या आप भूल गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वैल्यूज निकालना तो आप अब सीख ही गए हैं। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के मास से 1800 टाइम्स बड़ा है, तो क्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डी ब्रॉय वेवलेंथ सेम हो सकती है? यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से एक कंडीशन पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डी ब्रॉय वेवलेंथ सेम होगी। पहला यह है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी सेम हो, या इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा हो, या इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी से कम हो। ये कैसे पता करेंगे? डी ब्रॉय वेवलेंथ हम जानते हैं कि क्या है। डी ब्रॉय वेवलेंथ और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई रूट 2m के। अब दोनों जगह अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें k मिल जाएगा, जो कि h स्क्वायर बाई 2m लैम्डा स्क्वायर के बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल के मास से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अब इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से कम है, इसलिए अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का सेम डी ब्रॉय वेवलेंथ होगा तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होगी। इसका उल्टा सवाल भी हो सकता है कि प्रोटॉन की डी ब्रॉय वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉय वेवलेंथ से कम होगी, तो इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। ऐसे ही हम ये भी पता कर सकते हैं कि वेवलेंथ अगर सेम है तो कौन तेजी से मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। हमें अब ये पता है कि मोमेंटम h बाई लैम्डा है। अगर लैम्डा सेम है तो h के साथ साथ लैम्डा भी कांस्टेंट होगा।
यानी कि प्रोटॉन का मोमेंटम और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम सेम होगा, और प्रोटॉन का मास इंटू वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन के मास इंटू वेलोसिटी से सेम होगा। इससे हमें Vp अपॉन Ve Me अपॉन Mp के बराबर मिल जाएगा। मगर इलेक्ट्रॉन का मास और प्रोटॉन के मास का रेशियो है 1/1800, जो कि होगा लेस देन 1। मतलब Vp/Ve हो जाएगा लेस देन 1, या Vp लेस देन Ve हो जाएगा। मतलब प्रोटॉन की वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी से कम हो जाएगी। इसलिए अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वेवलेंथ सेम है, डी ब्रॉय वेवलेंथ अगर सेम है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से तेज होगा या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से फास्टर होगा। एक महान ऑस्ट्रियन आयरिश फिजिसिस्ट श्रोडिंगर थे, जिन्होंने मैटर के वेव नेचर वाले डी ब्रॉय के आइडिया को आगे जाके एक कंप्लीट थियोरी में डेवलप किया, जिसे अब हम क्वांटम मैकेनिक्स या वेव मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं। श्रोडिंगर को 1933 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया था। अब हम जानते हैं कि मोमेंटम वेलोसिटी से रिलेटेड है, इसलिए क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर हमें गिवन टाइम में पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम पता होता है, तो हम थोड़ी देर बाद उसका पोजीशन और मोमेंटम न्यूटन्स लॉ से पता कर सकते हैं। मगर ये क्वांटम मैकेनिक्स या एटॉमिक स्केल में पॉसिबल नहीं है। इस फंडामेंटल प्रिंसिपल को अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं, जिसे जर्मन थियोरेटिकल फिजिसिस्ट वर्नर हाइजेनबर्ग ने दिया था। इन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत प्रमुख भूमिका निभाई है। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अनुसार एक इलेक्ट्रॉन या कोई भी पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम हम एक साथ मेजर नहीं कर सकते। पोजीशन से और मोमेंटम से हमेशा एक अनसर्टेनिटी जुड़ी होती है, और इनका प्रोडक्ट h क्रॉस अपॉन 2 के ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है। यहाँ h क्रॉस की वैल्यू h अपॉन 2 पाई है, मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन 2 पाई है। इसलिए हम लोग इसको मैथमेटिकली ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। यानी कि अगर पोजीशन की अनसर्टेनिटी 0 है, तो मोमेंटम की अनसर्टेनिटी इंफिनिटी होगी, और मोमेंटम की अनसर्टेनिटी 0 है तो पोजीशन की अनसर्टेनिटी इंफिनिटी होगी, ताकि इनका प्रोडक्ट 0 ना हो और ये h के ऑर्डर का हो या प्लैंक्स कांस्टेंट के ऑर्डर का हो। इस हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को समझना इतना आसान नहीं है, एटलीस्ट मेरे लिए तो नहीं था। मैं जब स्कूल में थी, मैंने खुद को ऐसे कन्विंस किया था। मान लीजिए कि एक कार है जो धीरे धीरे मूव कर रही है, तो मैं किसी तरह उसकी स्पीड से मैच करके उस टाइम पर उसका पोजीशन पता कर सकती हूँ। मगर क्या मैं एक इलेक्ट्रॉन जो इतना फास्ट घूम रहा है, उसकी स्पीड को मैच करके उस टाइम पर उसका पोजीशन पता कर सकती हूँ? नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। और हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी यही कहता है कि हम पोजीशन और मोमेंटम यानी स्पीड को एक साथ नहीं पता कर सकते। अब ये जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ये वेव पार्टिकल डुअलिटी का परिणाम है। वेव और पार्टिकल दो अलग अलग चीजें हैं। पार्टिकल रुका हुआ हो सकता है या लोकलाइज्ड है, मगर वेव तो नॉन लोकलाइज्ड होती है। पार्टिकल का एक वेल डिफाइंड पोजीशन होता है, मगर वेव का वेल डिफाइंड पोजीशन नहीं हो सकता, क्योंकि पार्टिकल तो वेव में कहीं भी स्कैटर्ड होगा। अगर हमें वेव की पोजीशन पता करनी है, तो उस वेव को लोकलाइज करना पड़ेगा, एटलीस्ट एक हद तक लोकलाइज करना पड़ेगा। मगर पार्टिकल का मोमेंटम उसकी मैटर वेव के वेवलेंथ पे डिपेंड होता है। अगर वेव लोकलाइज हो जाएगी तो उसका वेवलेंथ डिफाइन नहीं हो पाएगा, मतलब उस मैटर वेव का मोमेंटम भी एग्जैक्टली नहीं पता होगा। अगर उस वेव का वेवलेंथ एग्जैक्टली पता करना है, तो उसे फिर से नॉन लोकलाइज कर दो, मगर उसका एग्जैक्ट पोजीशन पता करना बहुत टफ होगा। इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि दोनों पार्टिकल की अनसर्टेनिटी और पार्टिकल का मोमेंटम एक साथ एक टाइम पर पता किया जा सके। मतलब एक पार्टिकल एक साथ पार्टिकल और वेव दोनों नहीं हो सकता। वो या तो पार्टिकल जैसा या वेव जैसा बिहेव करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ही बार में बैठ या खड़े नहीं हो सकते। या तो आप बैठे हुए होते हैं या खड़े हुए होते हैं। जब आप खड़े हैं उस टाइम पर आपके बैठने का चांस बहुत कम है, और जब आप बैठे हैं
तब आपके खड़े होने का चांस बहुत कम है या आपके खड़ा होना अनसर्टेन है। इसलिए जब आप पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर करते हैं उस टाइम आपका मोमेंटम अनसर्टेन होता है, और जब आप मोमेंटम को एक्यूरेटली मेजर करते हैं उस टाइम आपका पोजीशन अनसर्टेन होता है। अब इस लेक्चर के बेस पे दो न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल देन अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज, और ऑप्शंस हैं रूट ऑफ h by pi, रूट ऑफ h by 2 pi, 1/2m स्क्वायर रूट ओवर h by pi या 1/m स्क्वायर रूट h by pi। ऑप्शंस देखकर डर लग रहा है। थोड़े क्वेश्चंस में, स्पेशली उन क्वेश्चंस में जिनमें ऑप्शंस डराते हैं, उन क्वेश्चंस में आप सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करो, ऑप्शंस मत देखो। पहले प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, फिर अपना आंसर ऑप्शन से मैच कर लो। मेरा विश्वास कीजिए 99% टाइम आपका जवाब सही होगा। इस न्यूमेरिकल पे वापस आते हैं। गिवन क्या है? गिवन ये है कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, मतलब डेल्टा एक्स डेल्टा पी के बराबर है। और हमें पता करना है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, मतलब हमें पता करना है डेल्टा वी। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हमें पता है कि पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम एक साथ नहीं पता किया जा सकता। मैथमेटिकली इसको ऐसे एक्सप्रेस करते हैं कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, या इसको ऐसे भी लिख लो कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। अब हमें ये पता है कि मोमेंटम इज मास इंटू वेलोसिटी। अगर मैं इसमें अनसर्टेनिटी लगा दूं तो p हो जाएगा डेल्टा p और वेलोसिटी हो जाएगी डेल्टा v। अब ये जो डेल्टा v है ये वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी है जिसे हमें पता करना है। अब गिवन कंडीशन के हिसाब से डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा पी है और डेल्टा पी तो यम इंटू डेल्टा वी है। अब इसको हम फिर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? पोजीशन में डेल्टा एक्स भी हो जाएगा एम इंटू डेल्टा वी और मोमेंटम भी हो जाएगा एम इंटू डेल्टा वी, और ये हो जाएगा h अपॉन 4 पाई के बराबर। मल्टीप्लाई कर लो, स्क्वायर रूट निकाल लो तो डेल्टा वी मिल जाएगा। 4 और m उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो हो जाएगा 1/2m रूट h बाई पाई। अब आप अपना आंसर ऑप्शन से मैच कर लो, तो ऑप्शन सी सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद एनर्जी 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर साइमल्टेनियसली डिटरमाइंड। If its position is located within 1 angstrom, what is the minimum percentage uncertainty in its momentum? और ऑप्शंस हैं 1%, 2%, 3% और 4%। तो इसमें गिवन क्या है? गिवन ये है कि एनर्जी दी गई है जो कि 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। अगर पोजीशन 1 एंगस्ट्रम के बीच है तो मिनिमम परसेंटेज इन अनसर्टेनिटी क्या है? तो पहले गिवन लिखते हैं तो हमें चीजें समझ में आ जाएंगी। गिवन ये है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दी गई है और वो क्या है? K इज इक्वल टू 1 इंटू किलो वोल्ट में है तो 10⁻³ इंटू EV। इसको हम जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं तो 10⁻³ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो ये हो गई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। इसके बाद हमें मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन दी गई है, एक्चुअली डेल्टा एक्स से दिया गया है, या इसको मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कहिए, जिसकी वैल्यू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रम दी गई है। इसको मैं मीटर्स में लिखूं तो 10⁻⁻10 मीटर्स लिखूंगी। अब हमें क्या पता करना है? हमें पता करना है मिनिमम परसेंटेज ऑफ अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अब हमें ये तो पता है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई है। इससे अब मैं मोमेंटम पता कर सकती हूँ। कैसे? देखिए, डेल्टा पी हो जाएगा मेरा h अपॉन 4 पाई इंटू डेल्टा एक्स। तो इसकी वैल्यूज अब मैं पुट कर लूँ तो 6.63 इंटू 10⁻⁻34 होगा प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स, है ना। पाई की वैल्यू 3.14 है और ये 10⁻⁻10 दिया है पोजीशन की वैल्यू। अब मैं अगर 10 की पावर के नंबर्स को साइड में कर लूं तो 6.63 अपॉन नीचे 4 इंटू 3.14 हो जाएगा 12.56 इंटू 10⁻⁻24, या इसकी वैल्यू मुझे मिलेगी 0.53 इंटू 10⁻⁻24। अब मेरे पास अनसर्टेनिटी है, ये अनसर्टेनिटी है, ये परसेंटेज नहीं है। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम अपॉन
एक्चुअल मोमेंटम इंटू 100 करना होगा, तभी मुझे परसेंटेज मिलेगा अनसर्टेनिटी का। इसलिए अब मैं क्या करूंगी, पहले मुझे, अब मेरे पास अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम तो है बट मेरे पास एक्चुअल मोमेंटम नहीं है, तो मैं पहले एक्चुअल मोमेंटम पता कर लूंगी। एक्चुअल मोमेंटम और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का ये रिलेशन है P इज इक्वल टू √2m के, तो मैं ये यूज करके पहले मोमेंटम पता कर लेती हूँ। सो P इज इक्वल टू √2m के, इसको अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगी तो दिस विल बी इक्वल टू √2 इंटू m की वैल्यू है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू k की वैल्यू 10⁻³ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल है। 9.1 को मैं 9 बना लूंगी और मुझे मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 18 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻19। तो ये सारे नंबर्स हो जाएंगे 10⁻⁻47 हो जाएंगे। और अगर मैं इस 1.6 को अभी अगर 16 कर लूं चीजें आसान करने के लिए, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 18 इंटू 16 की वैल्यू है 288 इंटू 10⁻⁻46। अब ये 288 है 289 के पास में, और 289 का स्क्वायर रूट है 17, ये मुझे पता है, इसीलिए ये होगा मेरा मोमेंटम। अब मेरे पास अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम भी है और मेरे पास एक्चुअल मोमेंटम भी है। अब मैं आसानी से अनसर्टेनिटी का परसेंटेज निकाल सकती हूं। कैसे? परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम अपॉन मोमेंटम इंटू 100। अब मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेती हूँ, मेरे पास अब सारी वैल्यूज हैं। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम की वैल्यू 0.53 इंटू 10⁻⁻24 है, और एक्चुअल मोमेंटम की वैल्यू क्या है 17 इंटू 10⁻⁻24 है इंटू 100। ये हो जाएंगे कैंसिल और हमारे पास बचेगा 53/17। ये 53/17 की वैल्यू 3.1% है या अप्रोक्सीमेटली 3% है। तो आंसर है सी। इस बार का DIY है, इफ अनसर्टेनिटी इन द पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0 देन अनसर्टेनिटी इन इट्स मोमेंटम विल बी। आप अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आपके आंसर्स देख के मुझे बहुत खुशी होगी। ओके, इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, बाय।